हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं जैसे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स आप लोगों को बताया, उसी तरह से फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं डार्क रिएक्शन। तो हम लोग ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा जो डार्क रिएक्शंस में जो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि एग्जैक्टली डार्क रिएक्शन होता कहां पर है। तो आप एक चीज हमेशा अपने दिमाग में फिट करके रखो, डार्क रिएक्शंस के लिए जितना भी इंजाइम्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे इंजाइम्स स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर पूछा जाएगा कि डार्क रिएक्शंस के इंजाइम्स कहां पाए जाते हैं तो आपको बताना पड़ेगा स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। चाहे रुबिस्को हो या पेप कार्बोक्सिलेज कोई भी हो, कोई भी ग्रेना में नहीं पाया जाता है। ऑल द इंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन इज गोइंग टू प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसी में मैं आपके साथ दो साइकिल डिस्कस करने वाला हूं। C3 जिसको हम लोग कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल, और दूसरा साइकिल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं C4 जिसको हम लोग हैचन स्लैक साइकिल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही दोनों साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द C3 साइकिल, दैट इज एग्जैक्टली द कैल्विन साइकिल, और बाद में C4 दैट इज द हैचन स्लैक साइकिल। तो देखो, सबसे पहले अगर हम पॉइंट वाइज सारा का सारा आप लोगों को रिवाइज करवा देंगे, तो सबसे पहला जब C3 साइकिल स्टार्ट होता है तो C3 साइकिल में पूछा जाता है कि विच इज द कार्बन एक्सेप्टर। तो आपको सीधा बताना है कि अगर C3 साइकिल है तो कार्बन एक्सेप्टर हमारा होगा RuBp। इसको कभी मत भूलना, इन द C3 साइकिल द कार्बन एक्सेप्टर इज द RuBp, और इसका नाम होता है एग्जैक्टली राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और इससे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात कि इसमें कार्बन कितना होगा, 5। दूसरा, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट इज नॉट एन एल्डोज शुगर, इट इज एन कीटोज शुगर, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे C3 में पूछा जाएगा, कार्बन एक्सेप्टर कौन होगा, RuBp होगा। दूसरा, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, तो याद रखना जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है C3 साइकिल में, जिसके लिए इसका नाम C3 साइकिल पड़ा, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज 3PGA। इसको बोलते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। याद रखना 3-फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि इसमें कार्बन 3 होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज C3 साइकिल। तो याद रखना C3 साइकिल में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये हमको दिमाग में याद रखना है, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू कॉल्ड एज C3 साइकिल। तीसरा, एग्जैक्टली C3 साइकिल होता कहां पर है, तो याद रखना C3 साइकिल मेसोफिल सेल में होता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन फिक्सेशन, तो बताना रुबिस्को। याद रखना C3 साइकिल में रुबिस्को होता है, यह चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में फिक्स करके रखना है। तो सबसे पहला याद रखना CO2 का एक्सेप्टर C3 साइकिल में कौन होगा, RuBp। दूसरा, फर्स्ट प्रोडक्ट में कितने कार्बन, 3 कार्बन, उस 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद एग्जैक्टली ये रिएक्शन कहां पे होगा, तो बोलना मेसोफिल सेल, एंड विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार्बन फिक्सेशन, सो हियर वी हैव टू आंसर दैट इज द रुबिस्को। इसको कभी भी मत भूलना। और सबसे बड़ी बात, ऐसे प्लांट के लिए हमको ऑप्टिमम टेम्परेचर कम चाहिए होता है, यानी 20 to 25 डिग्री ही चाहिए होता है। यानी जो C3 प्लांट्स होते हैं उनको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है एज कंपेयर टू द C4 प्लांट्स। तो अपने दिमाग में याद रखो, कभी भी पूछा जाएगा कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल में कार्बन का एक्सेप्टर RuBp। फर्स्ट प्रोडक्ट में कितने कार्बन, तो फर्स्ट प्रोडक्ट में बोलना 3 कार्बन, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज 3-फॉस्फोग्लिसरेट। कहां पे होगा, मेसोफिल सेल में। कौन से एंजाइम का रोल होता है, रुबिस्को। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको कम चाहिए, दैट इज 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चीजें याद रखना। अब सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग कैल्विन साइकिल को देखते हैं तो कैल्विन साइकिल में 3 स्टेप होता है। The first step is going to called as carboxylation। सब लोग याद रखना, the first step is going to called as carboxylation। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जाता है किसका कार्बोक्सिलेशन होगा, तो याद रखना कार्बोक्सिलेशन होगा RuBp। जब RuBp CO2 के साथ मिलेगा, अपने दिमाग में फिक्स करके रखो बच्चों, जब RuBp में कार्बन है 5 और इधर CO2 में है 1, टोटल कितना बन गया, तो 6 कार्बन। तो
एग्जैक्टली एंजाइम कौन सा होता है, रुबिस्को। तो पूछा जाएगा कितना पीजीए बनेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए। ये हमेशा अपने दिमाग में फिक्स करके रखना, कभी भी मत भूलना, इसको अपने दिमाग में फिक्स करके रखना। तो अगर पूछा गया कार्बोक्सिलेशन स्टेप, किसका कार्बोक्सिलेशन होगा, आरयूबीपी, आरयूबीपी प्लस CO2, ठीक है ना। तो इसमें 5 कार्बन 6 कार्बन, तो कितना पीजीए बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए होगा। एंजाइम कौन सा होगा, रुबिस्को। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है याद। दूसरा पूछा जाता है रिडक्शन, तो इसी रिडक्शन में याद रखना एटीपी लगेगा और इसी रिडक्शन में NADPH लगेगा, याद रखना, इसको अपने दिमाग में फिक्स करके रखना, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कार्बोक्सिलेशन इज ऑल्सो द क्रूशियल स्टेप, क्रूशियल स्टेप, ये चीजें याद रखना। तो रिडक्शन में पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं। इन रिडक्शन स्टेप एटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फोराइलेशन, इसको कभी मत भूलना, एंड NADPH क्योंकि उसमें हाइड्रोजन है, सो दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व इन रिडक्शन। मैक्सिमम लोग गलती करते हो कि इन रिडक्शन स्टेप में एटीपी का काम क्या है, फॉस्फोराइलेशन, NADPH का काम क्या है ना, रिडक्शन। एंड देन फाइनली द थर्ड स्टेप विच इज गोइंग टू कम, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज रीजेनरेशन। तो पूछेगा रीजेनरेशन किसका, RUBP का, और इसी के लिए ये भी क्रूशियल स्टेप बन जाता है ताकि साइकिल कंटिन्यूअस ऑन हो सके। तो हमेशा याद रखना किसका रीजनरेशन, RUBP। रिडक्शन में क्या, ATP NADPH, ATP काहे का, फॉस्फोराइलेशन, NADPH काहे का, रिडक्शन। और फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, RUBP प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, तो यू हैव टू आंसर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, ये आपको दिमाग में याद रखना है। तो अब देखो इसमें मैक्सिमम सवाल पूछा जाता है, सब लोग यहां पे ध्यान से सुनना, मैं सब लिख दे रहा हूं, तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो जब भी हम C3 साइकिल पढ़ते हैं तो 3 स्टेप आता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो याद रखना पूछेगा एक कार्बन के लिए, याद रखना मैंने लिखा एक कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए पूरे साइकिल में कितना ATP, 2 ATP कर लेना, 2 NADPH कर लेना, ठीक है ना, याद रखना यहां पर। तो अगर आपसे पूछेगा, सब लोग ध्यान से सुनना, एक कार्बन के लिए पूरे साइकिल में कितना ATP, तो बोलना 2 ATP रिडक्शन में, 1 ATP रीजनरेशन में। तो एक कार्बन के लिए 3 ATP और NADPH कितना, 2 NADPH, ये अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। तो अगर पूछा कि एक कार्बन के लिए कितना ATP कितना NADPH, तो 3 ATP 2 NADPH। लेकिन अगर ये एक कार्बन ना पूछ करके 6 कार्बन कहे या एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कहे, तो सोचो एक कार्बन के लिए 3, तो 6 कार्बन या एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP चाहिए और 12 NADPH चाहिए। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक कार्बन के लिए 3 ATP 2 NADPH, 6 कार्बन या ग्लूकोज के लिए 18 ATP 12 NADPH। यह सवाल ऐसा आ सकता है, यह भी इंपॉर्टेंट याद रखना कि यह पूछ दे कि भैया हम केल्विन साइकिल पढ़ रहे हैं और केल्विन साइकिल का केवल पूछा जाए रिडक्शन स्टेप, कि भैया अगर केल्विन साइकिल हो रहा है तो रिडक्शन स्टेप में कितना ATP कितना NADPH। तो अगर केवल रिडक्शन का पूछा है तो 2 NADPH और 2 ATP। अगर लिखा है कि एक कार्बन के लिए, याद रखना एक कार्बन के लिए केल्विन साइकिल के रिडक्शन स्टेप में कितना NADPH, तो 2 NADPH 2 ATP। और अगर यह पूछा कि फॉर रीजनरेशन, कि रीजनरेशन के लिए हाउ मच ATP, तो आपका आंसर होना चाहिए 1 ATP। इसको अपने दिमाग में फिक्स करके रखना। तो कभी मत भूलना एक कार्बन के लिए
3 एटीपी 2 NADPH, 6 कार्बन के लिए 18 एटीपी 12 NADPH, केवल रिडक्शन स्टेप पूछा तो 2 NADPH 2 ATP, और केवल रीजनरेशन स्टेप पूछा तो 1 ATP। ये तुमको दिमाग में याद रखना चाहिए जो पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे थे। दूसरा सबसे बड़ी बात, ध्यान से सब लोग देखना कि अगर आपको याद रखोगे, अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए साइकिल के कितने टर्न होने चाहिए? 6 टर्न होने चाहिए। ये आपको दिमाग में याद रखना है। और यही मैंने बताया कि एक ग्लूकोज के लिए 18 ATP 12 NADPH या 6, यानी 6 CO2 से एक ग्लूकोज बनेगा, और एक ग्लूकोज बनने के लिए 18 ATP 12 NADPH। ये हमको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइकिल में, जिसका नाम है C4 पाथवे। इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनो, सबसे बड़ी बात, इसमें कार्बन का एक्सेप्टर कौन है? तो बोलना कार्बन का एक्सेप्टर होता है PEP, जिसको हम लोग जानते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। याद रखना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज द कार्बन एक्सेप्टर। और सबसे बड़ी बात, C4 क्यों है? क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है उसमें 4 कार्बन होता है, एंड दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज ऑक्सैलो एसीटेट। याद रखना, तो अगर पूछा जाए इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सैलो एसीटेट। कभी भी मत भूलना। अब सबसे बड़ी बात, इसमें 2 होगा क्रैंज एनाटॉमी। क्रैंज एनाटॉमी, इसमें मीजोफिल के साथ क्या पाया जाता है? बंडल शीथ। तो जब आप लोग इसका देखोगे, ध्यान से सब लोग देखो, यहां पर क्या होता है मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। देखो, 2 सेल है, सब लोग ध्यान से देखना। ऊपर में है मीजोफिल, नीचे में है बंडल शीथ। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड किससे है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो अगर पूछा गया ये दोनों सेल आपस में किससे कनेक्ट है? प्लाज्मोडेस्माटा से। ये चीजें आपको दिमाग में याद रखनी है। तो पूछा जाएगा मीजोफिल में कौन सा एंजाइम? तो याद रखना, मीजोफिल में पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट, रुबिस्को एब्सेंट। याद रखना, जबकि C3 के मीजोफिल में रुबिस्को प्रेजेंट था, लेकिन C4 में मीजोफिल में पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होगा, रुबिस्को एब्सेंट होगा, और बंडल शीथ में रुबिस्को प्रेजेंट होगा और पेप कार्बोक्सिलेज एब्सेंट होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन तुमको अपने दिमाग में रखना है याद। तो पूछा जाएगा मीजोफिल में कौन सा एंजाइम? तो बोलना पेप कार्बोक्सिलेज। बंडल शीथ में कौन सा एंजाइम? रुबिस्को। और अगर यही पूछा गया कि C4 में C3 साइकिल कहां चलता है, तो C4 में C3 साइकिल बंडल शीथ में ही चलता है। ये तुमको दिमाग में याद होना चाहिए। तो मुझे बताओ, C4 साइकिल में कार्बन का एक्सेप्टर PEP। C4 साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट में कितने कार्बन? 4। C4 में क्रैंच एनाटॉमी होगा, हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ। मीजोफिल में कौन सा एंजाइम? पेप कार्बोक्सिलेज। कौन नहीं? रुबिस्को। बंडल शीथ में रुबिस्को प्रेजेंट है, पेप कार्बोक्सिलेज एब्सेंट है। ये हमको दिमाग में याद रखना है। चलो अब मैं इसका साइकिल बताता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। यहां पे देखो, इधर सब लोग देखो क्या है, यहां पे सब लोग ध्यान से देखना। इधर देखो, तो सबसे बड़ी बात ध्यान से देखो, ये वाला हो गया इधर मीजोफिल सेल, और ये वाला हो गया बंडल शीथ सेल। इधर सब लोग ध्यान से सुनना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, कि इधर ध्यान से सुनना, कार्बन का फिक्सेशन। देखो, कार्बन डायरेक्ट नहीं आएगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आएगा। तो पूछा जाएगा कि कार्बन का एक्सेप्टर कौन होता है? PEP। एग्जैक्टली, PEP कार्बन को एक्सेप्ट करके 4 कार्बन क्या बनाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। तो याद रखना, ऑक्सैलो एसीटेट मीजोफिल में ही बनेगा, और इस एंजाइम का नाम होगा पेपकेस या पेप कार्बोक्सिलेज। अब याद रखना, इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनेगा मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। तो याद रखना, यह भी पूछा जाता है कि मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड बनेगा कहां? तो बोलना मीजोफिल सेल में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में भी कार्बन कितना होता है? 4। मैलिक एसिड में भी कार्बन कितना होता है? 4। फिर यह मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू
याद रखना। फिर ये मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कहां आएगा, बंडल शीथ, और तब इस मैलिक एसिड से निकल जाएगा CO2। ये CO2 कौन से साइकिल में चला जाएगा, C3। इस एंजाइम का क्या नाम होगा, रुबिस्को। तो याद रखना मैलिक एसिड से एक कार्बन निकल गया तो 3 कार्बन क्या बचा, पायरुवेट। फिर ये पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। तो कभी मत भूलना, ये अपने दिमाग में फिक्स करके रखना कि पेप इज द कार्बन एक्सेप्टर, फर्स्ट प्रोडक्ट इज द ऑक्सलोएसिटिक एसिड, देन मैलिक एसिड एस्पार्टिक एसिड इज गोइंग टू फॉर्म इन द मेसोफिल, प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीथ में आएगा, मैलिक एसिड से एक CO2 निकल जाएगा, वो C3 साइकिल में चला जाएगा, और ये कार्बन निकलने के बाद मैलिक एसिड पायरुवेट बन जाएगा, अगेन पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू PP इन द मेसोफिल सेल्स। तो इस तरह से ये C4 साइकिल चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा क्रेंज एनाटॉमी किसमें होता है, तो बोलना क्रेंज एनाटॉमी एग्जैक्टली होता है C4 प्लांट्स में। और ऐसे में याद रखना इनमें लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा, इनके वॉल इम्परवियस होंगे गैस एक्सचेंज से, कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगा, किसी तरह का इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। और एग्जैक्टली इनका एग्जाम्पल देखोगे, सो मेज एंड सॉर्गम, सो मेज एंड सॉर्गम इज एन एग्जाम्पल ऑफ C4 प्लांट्स। ये आपको दिमाग में याद रखना है। और कभी भी कोई भी पूछे कि विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ, है ना, इन C4 प्लांट्स, तो इसमें क्या होगा, PP। और पेप कार्बोक्सिलेज को ही पेपकेस कहते हैं, याद रखना। तो जितने भी चीजें मैंने आपको बताई है उतनी चीजें आपको दिमाग में क्या रखनी है, याद। चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू कॉल्ड एज फोटो रिस्पायरेशन। सब लोग ध्यान से सुनना। देखो, जब भी हम लोग फोटो रिस्पायरेशन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एक ही चीज आता है कि प्लांट भी क्या बन गया, इंसान, वो भी क्या लेगा, ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करेगा, CO2। लेकिन इसको समझने के लिए पहले समझते हैं। तो देखो यहां पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो अगर यहां पर देखना, देखो RuBP अगर बाइंड किया CO2 से, ये CO2 से कब बाइंड करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, CO2 का कम होगा, क्योंकि रुबिस्को दोनों से बाइंड कर सकता है और दोनों का बाइंडिंग कंपिटिटिव होता है। इन दोनों में से बाइंड कौन करेगा, ये डिपेंड करता है कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो अभी कंसंट्रेशन किसका है, CO2 का, तो ये किससे बाइंड किया, CO2 से। तो जब ऐसा होगा तो बनेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। ये तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन अगर ये तो रहा फर्स्ट केस, लेकिन जब सेकंड केस, अब मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड केस जब क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तब यही RuBP किसके साथ बाइंड कर जाएगा, ऑक्सीजन। RuBP में कार्बन कितना होता है, 5। उस कंडीशन में गड़बड़ हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है ना बच्चों, ध्यान से सुनना सब लोग, उस कंडीशन में एक बनता है 3PGA जिसमें कार्बन कितना होता है, 3, और एक बनता है 2PG जिसको बोलते हैं 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये यूजलेस प्रोडक्ट होता है और एग्जैक्टली यही यूजलेस प्रोडक्ट से क्या रिलीज हो जाता है, CO2। तो यानी प्लांट लेता क्या है, ऑक्सीजन, प्लांट छोड़ता क्या है, CO2। किसके द्वारा छोड़ता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्ट विच इज गोइंग टू हैव ओनली 2 कार्बन। इसमें 2 ही कार्बन होता है जिसका नाम है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, दैट इज द यूजलेस प्रोडक्ट। एंड दिस प्रोसेस, दिस सेकेंड केस इज गोइंग टू कॉल्ड एज फोटो रिस्पायरेशन। और फोटो रिस्पायरेशन में 3 ऑर्गेनल का इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्स्ट ऑर्गेनल दैट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड ऑर्गेनल दैट इज पेरोक्सीजोम्स, थर्ड ऑर्गेनल दैट इज क्लोरोप्लास्ट, सॉरी दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर पूछा गया कि कौन से 3 ऑर्गेनल का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी दीज आर द 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन द फोटो रिस्पायरेशन प्रोसेस। इसको कभी मत भूलना और हमेशा अपने दिमाग में एक चीज फिट करके रखना कि जब भी फोटो रिस्पायरेशन होगा और एग्जैक्टली
RuBP ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट, एक बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट विच इज द 2 कार्बन कंपाउंड एंड दैट इज अ यूजलेस प्रोडक्ट। इसी से क्या रिलीज हो जाएगा? तो याद रखना जब फोटो रिस्पायरेशन होता है तो ना ही एटीपी का सिंथेसिस होता है ना ही NADPH का सिंथेसिस होता है, लेकिन ये फोटो रिस्पायरेशन C4 में नहीं होता है क्योंकि C4 में हम CO2 का इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं ताकि रुबिस्को के ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को मिनिमाइज करके कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। और हमेशा याद रखना C4 प्लांट्स को ज्यादा टेंपरेचर चाहिए, ये चीजें हमको दिमाग में रखनी है याद। फिर कुछ छोटे टॉपिक्स है, ये तो फैक्टर्स है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखना है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये तभी लागू होता है जब एक फैक्टर एक प्रोसेस को एक से ज्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है, तो जो फैक्टर मिनिमल होता है वही फैक्टर डिसाइड करता है ना प्रोसेस को। यही चीजें आपको दिमाग में फिट करके रखनी है, ठीक है ना। अब जैसे ये आप लोगों को दिमाग में फिट कर लेना है कि लाइट क्या होता है, तो लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन क्या है, लाइट और CO2 का फिक्सेशन रेट का रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर। लेकिन किस लाइट इंटेंसिटी में, लो। ज्यादा बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा क्योंकि अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटिंग होते हैं। पूरे प्लांट को कितना परसेंट सनलाइट चाहिए, 10%, लेकिन हाँ लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर उन प्लांट्स के लिए है विच आर गोइंग टू इन शेड, विच आर गोइंग टू बी डेंस फॉरेस्ट। याद रखना लाइट इज नॉट ए लिमिटिंग फैक्टर, इट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर दैट प्लांट्स प्रेजेंट इन शेड और डेंस फॉरेस्ट। ये आपको दिमाग में याद रखना है। फिर पूछा जाता है CO2, तो हाँ बोलेंगे CO2 है एंड CO2 इज एग्जैक्टली द लिमिटिंग फैक्टर फॉर विच प्लांट। जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनना, एटमॉस्फेयर में CO2 है 300 से 400, ठीक है। C4 का पेट, याद रखना C4 का जो पेट होता है वो भर जाता है कितने में, 360 में ही। तो सोचो एटमॉस्फेयर में कितना है, 300 से 400, C4 का पेट कितने में भर जाता है, 360, और C3 को कितना चाहिए होता है, 450। सो दैट्स व्हाई एटमॉस्फेयर में 300 से 400 है, C4 का भर गया 360 में, C3 को चाहिए 450, एटमॉस्फेयर में है 400। दैट्स व्हाई द CO2 इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट्स। और ऐसा देखा गया है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो C3 प्लांट्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिसका एग्जांपल है टोमेटोज एंड बेल पेपर, दैट इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप। उनको जितना CO2 देंगे उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन हाँ अगर हम 500 से ज्यादा अगर CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वो प्लांट्स को क्या कर सकता है, डैमेज। ये सब चीजें आपको दिमाग में याद रखना। और एक चीज और, टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, लाइट रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डार्क रिएक्शन इज गोइंग टू डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बिकॉज डार्क रिएक्शन इज इंजाइमेटिक। तो लिखा है डार्क रिएक्शन इंजाइमेटिक, इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल होगा। लाइट रिएक्शन है ना इज ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू मच लेसर एक्सटेंट। यानी लाइट रिएक्शन भी होता है मच लेसर एक्सटेंट पे होता है एज कंपेयर टू डार्क रिएक्शन बिकॉज द डार्क रिएक्शन इज इंजाइमेटिक। और याद रखना C4 को ज्यादा टेंपरेचर, C3 को कम टेंपरेचर। वाटर की कमी होगी तो वाटर के कमी से याद रखना स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएगा। वाटर लॉस को रोकने के लिए तो CO2 एक्सचेंज नहीं होगा, लीफ सिकुड़ जाएंगे, उनका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको डार्क रिएक्शन में देखना चाहिए, जो आपको डार्क रिएक्शन में समझना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपको खुद से देखना है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर डार्क रिएक्शन होता है समाप्त। बाकी आप लोग जो भी मॉड्यूल है, मास्टर्स है, सबसे क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।